चैप्टर में पेज 64 चैप्टर में पेज 64 ये सारा पेज पढ़ लें। यही है जो मैंने आपको समझाया, कोशिश की है इसको अंग्रेजी में मैं लिख लूं कि आप याद कर सकें। पेज 64 चैप्टर में ये सारा पेज पढ़ लें, जो सब समझाया है वही कोशिश की है लिखने की। है पेरेंट अगर फॉरेन है तो फिर वो लोकल है, मतलब वो कर रहे होंगे फिर कंसोलिडेशन। अगर पाकिस्तानी पेरेंट है तो फिर हम लोग रुपए में सवाल कर रहे हैं। अगर पेरेंट यूएस होती तो फिर हम यूएस में बैठे हुए सवाल कर रहे होते। तो फिर फॉरेन सब्सिडी किस बात की हुई? नहीं, पेरेंट भी डॉलर में है और सब्सिडी भी डॉलर में है, तो फिर रुपए में कौन है? कंसोलिडेशन तो पेरेंट ने करनी है ना, तो जो पेरेंट की करेंसी है उसी का सवाल है। सारा कुछ एक सवाल में सारा कुछ आ जाता है यार। डिस्पोजल भी है, एक्विजिशन भी है, और एक साथ एडजस्टमेंट फॉरेन की भी आ जाएगी, तो सारा कुछ ही है। पेज 64 का है, मैंने पढ़ लें। सारा कुछ वही है जो लिख के अभी समझाया था सारा। हाँ जी, पढ़ लिया। तो इसमें एक पॉइंट लिखा है, ये तो मैंने कोई नहीं बताया था। पॉइंट नंबर 6 का 4, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है ना, ये मॉनेटरी एसेट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं है। तो जब मॉनेटरी एसेट नहीं है तो ईयर एंड के ऊपर इसको एक्सचेंज रेट अपडेट भी नहीं करना होता। लेकिन सवालों में हुआ है ऐसा कि वो एक्सचेंज गेन अपडेट कर चुका था पेरेंट, तो वो हम रिवर्स कर देंगे। हाँ, एरर ही हो गया, क्योंकि मॉनेटरी एसेट नहीं होता इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। नहीं, लेकिन वो फिर फेयर वैल्यू भी अपडेट हो रही होगी ना। नहीं, लेकिन वो फेयर वैल्यू की अपडेशन मानी जाएगी जब मॉनेटरी आइटम हो, नॉन मॉनेटरी आइटम हो और वो फेयर वैल्यू पे हो, तो उसमें कोई एक्सचेंज गेन लॉस अलग तो नहीं हो रहा होता। तो ये इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए पॉइंट लिख दिया था क्योंकि सवाल में था, तो मैंने कहा यहीं पे लिख देता हूं। अपनी अपनी बैलेंस शीट में या कंसोलिडेशन करते हुए? IAS 21 में सिर्फ मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी। हाँ, तो वही पूछ रहा हूं ना, आप कंसोलिडेशन का कह रहे हैं कि, लेकिन मैं इंडिविजुअल का बता रहा था कि पेरेंट ने अगर अपनी बुक्स में उसको फॉरेन करेंसी को अपडेट किया हुआ था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, तो वो करना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मॉनेटरी एसेट नहीं है। लेकिन अगर किया हुआ तो रिवर्स कर दें। अगले पेज के टॉप पे डब्बा पढ़ के देखें, समझ आती है तो। वैसे ना समझ आने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन अगले पेज के टॉप पे डब्बा, अगले पेज के टॉप पे डब्बा पढ़ लें। अगर सवाल में कोई फॉरेन सब्सिडरी हुई जो बेच रहे हुए, तो जो डिस्पोजल में अब तक पड़ा है सब वैसे ही होगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम होगा कि इसके ऊपर जो एक्सचेंज रिजर्व्स अभी बनाए थे वो उठा के रिटेन अर्निंग्स में डाल देंगे, जो उसके होंगे। हाँ, वो उठा के रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। और अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल हुआ तो उसको P&L में ले आएंगे। अच्छा, और एसोसिएट वाली बात यही बता रहा था मैं अभी पिछली क्लास में कि बैलेंस शीट रुपए में वैसे ही लाएंगे जैसे सब्सिडरी की लाए हैं, लेकिन बस उसमें जो पोस्ट रिटेन अर्निंग्स और हरे वाले एक्सचेंज रिजर्व्स, इनके ऊपर 40% लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड और अपनी रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व में ऐड।
तो एसोसिएट का सवाल हुआ तो वो भी ऐसे ही जैसे अभी बैलेंस शीट वाली वर्किंग की थी वो वैसे ही एसोसिएट में भी करेंगे, लेकिन बस उसकी जब एक बार रुपी फिगर्स निकाल ली तो रिटेन अर्निंग्स और एक्सचेंज रिजर्व उसमें हिस्सा लगा के इक्विटी मेथड आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट कल कराऊंगा। पास्ट पेपर का करते हैं सवाल। पास्ट पेपर्स में आ जाए क्वेश्चन 21, पढ़ लें, करता हूं। पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन 21, व्हाइट लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड, येलो लिमिटेड, जून 17 अटेम्प्ट का है। अगर कर लिया सवाल में क्या कर लिया, जैसे इसमें कहा था कर लिया तो उसको उड़ा दे, रिवर्स कर देंगे। पास पेपर्स में क्वेश्चन 21 पढ़ ले, मैं करता हूं। तो रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करते हैं। $T, बट डॉलर ही है, रुपए नहीं है बस। नहीं 10-12 नंबर नहीं है उसके, 2-3 नंबर होंगे। हाँ जी पढ़ लें तो मैं। अच्छा पहले इनकी रिश्तेदारियां देख लें। WL और GL और YL। WL ने GL में इन्वेस्ट किया, ये आप शेयर से डिवाइड करके देख लेंगे। GL के टोटल चूंकि 150 मिलियन शेयर्स हैं तो इसने 90% इन्वेस्ट किया। कब? 1 जनवरी 15। फिर WL ने YL में इन्वेस्ट किया। YL का कैपिटल कितना है? 22.5 मिलियन। उसमें से 4.5 मिलियन शेयर्स कितने? कब? 1 जनवरी 16। फिर उसके 3 महीने के बाद GL ने 1 अप्रैल 16 18 मिलियन यानी 80%। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो इसकी तो NCI ना रही। ना रही, नहीं रहेगी। इफेक्टिव NCI तो होगी, हाँ इफेक्टिव NCI होगी। और ये सब्सिडरी कब बन रही है? 1 अप्रैल को। चलें ये रिश्तेदारियां हैं, ये एसोसिएट होगी 20% पे एसोसिएट। 1
अप्रैल वायल की एक्विजिशन और 1 जनवरी 15 उसकी। ये कर रहा हूं मैं जून 17। WL ग्रुप कंसोलिडेटेड SOFP एज एट दिसंबर 31 2016 और रुपीज मिलियन। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज, हाँ जी। पीपी कितना? WL प्लस GL प्लस खाली जगह 14900 प्लस GL 3000 प्लस YL को पहले उर्दू में कर लें फिर करते हैं। और कोई नॉन करंट एसेट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों में है कि एक में है? वैसे वो खत्म ही हो जानी है, लेकिन फिर भी चलें लिख लें, जीरो कर देंगे, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 800। और कोई नॉन करंट? करंट बस करंट एसेट्स ही हैं। WL 6660 और GL 2500 और प्लस पता नहीं। कैपिटल सिर्फ WL का 11400। कोई प्रीमियम, कोई अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स हैं, वर्किंग कर लेंगे, एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और NCI होगी। करंट लाइबिलिटीज 6360 प्लस 2300 और प्लस पता नहीं। तो पहले इस YL की ट्रांसलेशन करते हैं। $1 million रेट और रुपीज मिलियन। हाँ जी, डॉलर वाली बैलेंस शीट। पीपी में कोई एरर, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? है? कुछ भी नहीं है। पीपी कितना? 325। और करंट एसेट्स हैं कितने? 305 630। कैपिटल 225। हाँ, रिटेन अर्निंग्स को तोड़ना पड़ेगा। प्री एक्विजिशन कितनी, यानी एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? दी हुई है 630 है। वो टोटल है, वो असल में बोल्ड होनी चाहिए लाइन, वो रह गई बोल्ड होनी। जी, प्री एक्विजिशन ऊपर टेबल में दी हुए 50 या 90? 90, क्योंकि एक्विजिशन डेट वो 1 अप्रैल वाली है 90। और उसके बाद कब का वाकया है ये? 1 अप्रैल 16। तो उसके बाद कितने अरसे गुजरा? 9 महीने। तो उन 9 महीने की प्रॉफिट की फिगर दी हुई है? नहीं, तोड़ लेते हैं। बैलेंस शीट में दी हुई है 210 और उसके साथ यह भी बताया है कि इसने 30 जून 16 यानी बाद में ही 10% डिविडेंड भी दिया। तो रिटेन अर्निंग्स अगर 31 दिसंबर की कितनी है? 50 तो नहीं यार, 210 है। और डिविडेंड इन्होंने दिया 10%, कितना बना? 22.5। और
एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स, बल्कि मैंने इसको उल्टा लिख के ऐसी बिला वजह की कंफ्यूजन मचा दी, सीधा चल लेते हैं। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग 90, फिर इसमें 9 महीने का पैट ऐड हुआ होगा और डिविडेंड लेस हुआ होगा, तो जाके 210 बना होगा। इसको बैलेंस कर लें। 1 अप्रैल को इतनी थी, 9 महीने का पैट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा, तो ये बैलेंस शीट की फिगर आई होगी। इसको बैलेंस कर लें। 142 पॉइंट। जब भी कोई फिगर बैलेंसिंग किया करें ना, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो पैट आ गया 9 महीने का 142.5 और डिविडेंड हो गया 22.5। और क्या है, और इसकी बैलेंस शीट में क्या है? करंट लायबिलिटीज 195, तो ये भी 630 ही होगा। तो डॉलर बैलेंस शीट बनाए जिसमें रिटेन अर्निंग्स को तोड़ लें, और इंडिविजुअल बैलेंस शीट की कोई एरर्स हैं वो भी, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं वो भी, वो कर लें जिनमें से कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद करना है इसको रुपए में। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए ईयर एंड, जो कि 31 दिसंबर 16 का रेट दिया हुआ है 20। हाँ जी, 6500, 6100, 12600। कैपिटल के लिए एक्विजिशन डेट वाला रेट, एक्विजिशन डेट थी यानी 1 अप्रैल 17, इसके लिए भी 17। 16 के प्रॉफिट के लिए 16 का एवरेज रेट यानी 18, और डिविडेंड की डेट बताई हुई है 30 जून वाला रेट 18.5। कैपिटल बन गया जी 3825, ये बन गया 1530, ये बन गया 2565, ये बन गया 416.25, और इसका बना लें डब्बा 148.75, और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 3900, और हरी फिगर क्या आ जाएगी? जाग रहे हैं? हरी हरी फिगर क्या आ जाएगी? 1196.25 है। YL की गुडविल डॉलर में निकलेगी, उसके बाद फिर रुपीज में आएगी। इन्वेस्टमेंट दो हैं, एक पुरानी है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। पुरानी को अपडेट कर लें। पुरानी कितनी थी? 4.5 मिलियन शेयर्स थे, उसको अपडेट कर लें। किस दिन कर रहे हैं वर्किंग? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को इसका एक शेयर कितने का है? अपडेट पहले डॉलर में, शेयर प्राइस अपडेट। 1 अप्रैल को कितना था एक शेयर? टेबल के नीचे लिखा हुआ है 23 रुपए का। 103.5। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी? 270, लेकिन हमने करना है इसका 80%। कॉम्प्लेक्स ग्रुप 216 बस
चीजें बहुत है कंसोलिडेशन में। नहीं यार, ये 80% तो नहीं है, 90% है। ये कौन सी परसेंटेज लगाते हैं? वो तो डबल एस की चीज में इफेक्टिव लगनी है। ये तो हमारी एस में कितनी परसेंटेज है? वो तो 90 है। देखें, पी ने एस में इन्वेस्ट किया, एस ने डबल एस में किया, तो ये वो है जो पी की एस में है, वो तो 90 है। WL P है, GL S है, YL डबल एस है। हम लोग अभी डबल एस की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस दिन पे अपडेट कर ली, और जो इसकी इसमें इन्वेस्टमेंट है उस पे हम परसेंटेज लगाते हैं, क्योंकि हम इसके रास्ते से आ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रुप पढ़ा था यार, एक दफा का जिक्र है। तो इसने इसमें $270 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन हमने 270 नहीं लिखना, उसका 90% लिखना है। ये वो 90% कितना? 243। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट है, तो उसको लिख लेते हैं बाद में। उस दिन वायल के जो नेट एसेट्स थे ये वही हैं, ये नहीं, ये। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या क्या? अच्छा, हाँ, तो बन रही है फिर आगे, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो वही है, A2 ऐसी है। नहीं, अभी इसमें क्या जरूरत है इस बात की? अभी गुडविल तो निकाल। हाँ जी, इस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे? यही था, ये कैपिटल ये था और ये था, तो बेशक आप एक ही फिगर लिख दें, 315। ये हो गया 225 और 90। तो फिर एनसीआई कितनी? इफेक्टिव वाली, इफेक्टिव। इसी से आगे गुडविल यहां चला रहा हूं। इफेक्टिव होल्डिंग कितनी? डायरेक्ट है 40 और 40 है, 20 है, और 80 का 90 है, 90। तो फिर इफेक्टिव एनसीआई बन गई 8%। तो वैल्यू ऑफ एनसीआई हो गई 315 का 8%, 25.2। $56. ये आ गई गुडविल एट एक्विजिशन। ईयर एंड तक आते आते कोई इंपेयरमेंट है? नहीं, इंपेयरमेंट है तो फिर गुडविल एट 31 दिसंबर 17-16 भी इतनी ही। इसके ऊपर कौन सा रेट? 1 अप्रैल वाला 17। इसके ऊपर कौन सा रेट? ईयर एंड वाला 20। तो रुपए में गुडविल 963.9 और ईयर एंड वाली 114 तो इसको बैलेंस करें तो इस पे भी हरा हरा गेन आ गया।
17 0.1। अच्छा वैसे ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ ये मुश्किल काम है। हाँ भाई रिपोर्टिंग याद करनी पड़ेगी, सारे स्टैंडर्ड याद करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे। मैंने कहा उधर है आप लिख रहे हैं, आप इधर आ गए। आपको कह रहा हूं उधर वो लोग लिख तो लेते, काफी देर हो कह रहे हो, लेकिन तब मैं सामने खड़ा हुआ था ना। चलो ठीक है आ जाओ। बल्कि ये वर्किंग 2 तो चली रही है। जीएल वो वायल की गुडविल निकाली, अब ये जीएल की, ये तो लोकल ही है सारी। इन्वेस्टमेंट कितनी जीएल में? इन्वेस्टमेंट 40, ये तो सारे रुपए हैं, 4200 है। और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, बाद में देखते हैं। नेट एसेट्स उस वक्त क्या थे? कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? तो बस ठीक है, ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। कैपिटल कितना है इसका जीएल का? 1500। उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी? 3500, 5000। और एनसीआई थी इसमें 10%, 500, 300 नेगेटिव। हाँ जी, हाँ तो रिटेन अर्निंग में करते हैं। एक्विजिशन के बाद की है ना? हाँ तो रिटेन अर्निंग में करता हूँ। वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4। एक्सचेंज रिजर्व्स ये भी यहां खड़े हैं तो यहीं कर देते हैं। एक तो इसमें हो गया वो जो ट्रांसलेशन पे आया, हाँ जी ये वाला, ये तो नहीं एनसीआई में बांटना ही बांटना होता है। तो 1196.25 का 92%, बाकी 8 एनसीआई में लिखेंगे। कितना? 1100 बस, 0.55। और गुडविल वाली नहीं लिखेंगे, वो सारी इसी में लिखेंगे, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, इसलिए सारी गुडविल के एक्सचेंज गेन यहीं पर। कितना? 170.10, 1270.65। बस थोड़ा सा रह गया सवाल है, नहीं एडजस्टमेंट कोई नहीं है ना। गुडविल ये वाली, अच्छा अब ये रुपए आ गए, मैंने जगह मिटानी है। ये रुपए पीपी वाले 6500, करंट एसेट्स 6100, और करंट लायबिलिटीज
3900। बस जी, रिटेन अर्निंग्स, बस इतनी सी बात है। रिटेन अर्निंग्स, WL। अच्छा, वो अफजल तरीका भी लगा सकते हैं, है? अफजल ही लगाए, अफजल तरीका लगाते हैं। चलिए अब अफजल तरीका लगा लेते हैं। GL और YLA और YLS, अफजल तरीका लगाते हैं। $95, क्या 95? 9500, 7900, 3500। यहां क्या करूं? हाँ जी, S वाली तो निकालनी हुई है। कितनी? मुझे डब्बे का टोटल किया था 1196 पॉइंट। अरे ये तो रिजर्व थे यार। 2148.75। ए वाला कितना? हाँ जी, क्या 50? ए का क्लोजिंग पॉइंट क्या? ए का क्लोजिंग पॉइंट 90, ए का ओपनिंग पॉइंट 50, लेकिन रुपए में किस रेट पे लाएं? तो उन पे तो फिर एक एक्सचेंज गेन लॉस आ जाएगा। तो उसका फेट फिर एक एक्सचेंज गेन लॉस में ले जाएंगे, है? एवरेज नहीं है तो ये अफजल तरीका ही ना लगाएं। वैसे अफजल तरीका मैं भी लगा रहा हूं, पीछे सूचना नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं लगा रहा हूं अफजल तरीका। तो रुपए में किस रेट पे लाएं? देखिए हैं तो बीच में 3 महीने सिर्फ, और चूंकि तजुर्बा पहली दफा ही हो रहा है लाइव, उससे पहले तो ये अफजल तरीके से नहीं किया हुआ सॉल्व, तो मेरे ख्याल में तो लगना चाहिए 18 ही।
क्योंकि है तो 3 महीने का प्रॉफिट ही ना। वो तो उसने अफजल तरीके से सवाल करना नहीं, मतलब इसने आईकैप के सोल्यूशन में भी अफजल तरीके से नहीं किया हुआ, तो उसने चूंकि करना नहीं था तो रेट भी नहीं दिया। तो चलो हम मान लेते हैं कि 2016 पूरे का एवरेज यही 18 है, मतलब अफजल तरीका हम सॉल्व तो करें ना, बेशक डाटा नहीं है सवाल में तो हम 18 ही ले लेते हैं ताकि अफजल तरीका सॉल्व तो हो ना। इसने चूंकि इसको अफजल तरीके से करना नहीं था ना, इसलिए उसने रेट भी नहीं दिया, और डाले भी बस 3 महीने ही है। अगर कोई साल 1.5 साल बीच में होते तो फिर उसको भी हमें तोड़ के करना पड़ता। तो इसलिए मैं सिर्फ इस वजह से कि अफजल तरीका सामने ले आऊं, यही 18 वाले भी कर देते हैं। तो इस 40 को 18 भी कर दें। 40 कहां से आया? 90 माइनस 50 420 है 720। आगे पॉइंट नंबर 1 में कुछ पॉइंट नंबर 2 में कुछ जी। पॉइंट नंबर 2 में उसने ये किया कि जो इनकी बुक्स के अंदर ईयर एंड का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा था वो उन्होंने अपने प्रॉफिट में डाल दिया। तो क्या करें? वो असल में एंड पे कर सकते हैं ना, हम तो अफजल तरीके से चल रहे हैं ना, तो हम अपडेट वाले तरीके की बजाय ए बेच के प्रॉफिट निकालेंगे। तो वो ए पहले पूरा फाइनल करेंगे तो फिर ए बेचेंगे। हाँ जी, इन लोगों ने क्या किया था कि उस पर एक्सचेंज रेट की अपडेशन कर ली थी, तो फिर रिवर्स कर दें उसको। है हाँ, लेकिन उसने कर दी थी ना तो वो रिवर्स कर देते। तो उसने जो अपना एक्सचेंज गेन लॉस बना लिया हुआ था वो रिवर्स कर लेते हैं। डब्ल्यूएल ने कितना बनाया होगा और जीएल ने कितना बनाया होगा? जीएल ने जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था? जीएल ने जब खरीदा था 270 का, और उसने उस दिन यानी 1 अप्रैल को कितने रुपए का डॉलर, तो उसने तब रिकॉर्ड किया होगा 270 इंटू, जबकि आज इसकी बैलेंस शीट में ये कितने की आ रही है? बैलेंस शीट में कितनी आ रही है? कितनी? 50। तो पहले दिन इतनी रिकॉर्ड की होगी, अब वो इतनी कर चुका है, तो कितना गेन रिकॉर्ड कर चुका है? 81। ये रिवर्स कर देता है। लिखी तो कॉस्ट ही हुई है, लेकिन उसने उसको एक्सचेंज रेट पे अपडेट कर दिया। फेयर वैल्यू नहीं की उसने, थी 270 मिलियन डॉलर कॉस्ट थी, बस एक्सचेंज रेट पे अपडेट किया। ये मैंने ये काम किया है कि जीएल ने जब इन्वेस्टमेंट की थी तो इतने डॉलर और उसको $1 इतने का मिला था, तो अगर आज भी उसकी बैलेंस शीट में इतनी ही फिगर आ रही होती तो बस उतनी ही आ रही होती, लेकिन 5400 आ रही है। तो 5400 क्यों आ रही है? क्योंकि वो उस पर एक्सचेंज डॉलर रेट एक्सचेंज अपडेट कर चुका हुआ है, तो वो हम रिवर्स कर देते हैं। इसी तरह यही हरकत डब्ल्यूएल ने भी की थी। डब्ल्यूएल की बुक्स में कितना आ रहा है? 1500। और जब इसने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसने कितने पे की थी? 16 रुपए पे, 16 पे की थी। अच्छा, चूंकि अफजल तरीका मैं अभी लाइव बना रहा हूं, मैं अभी लिख तो 16 देता हूं, लेकिन देखता हूं कि गेन ऑन डिस्पोजल आउट तो नहीं हो जाता। कितने पैसे इसने इन्वेस्ट किए थे? $75 मिलियन इंटू 16, कितना? 300 है जी।
अभी अभी हमने गुडविल में इसको अपडेट किया था ना। चलिए देखता हूं बैलेंस शीट। अभी मुझे लग रहा है कि इसको 17 करना चाहिए, 16 नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बैलेंस शीट पूरी कर लें फिर देखते हैं। अगर वाकई आउट हुआ और 17 करना हुआ तो फिर उसकी वजह बताऊंगा। ये अभी इस वक्त क्या लेस किया है, पॉइंट नंबर 2, इन दोनों ने अपनी अपनी बुक्स में इन इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट अपडेट किया था, वो हमने रिवर्स किया है। अभी जाग रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में जीएल ने एक प्रॉपर्टी जो 1 जनवरी 16 को खरीदी थी, वो उसने फौरन WL को किराए पे दे दी। और चूंकि उसने किराए पे दी तो अपनी बुक्स में तो उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही बनाई, लेकिन है ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से पीपी। अच्छा, उसके अलावा इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखा और उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा। अब हमने करना यह है कि IAS 40 को रिवर्स करना है और IAS 16 लगाना है। तो IAS 40 रिवर्स कर देते हैं। एक ने रेंट इनकम रिकॉर्ड की हुई है, एक ने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, वो रिवर्स कर देते हैं। इनकम किसने रिकॉर्ड की हुई है, जीएल ने, वहां से निकाल देते हैं। और एक्सपेंस किसने रिकॉर्ड किया हुआ है, WL ने, वहां ऐड बैक कर देते हैं। ये हमने ना कोई इंटर कंपनी एलिमिनेशन नहीं की है, IAS 40 को रिवर्स किया। फिर इसके अलावा इसने फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर गेन रिकॉर्ड किया होगा। कितना, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा, कितना पता नहीं, वो तो पॉइंट 3 में है ही नहीं। लेकिन बैलेंस शीट देख के नजर आ रहा है कि जीएल ने इसको 800 पे अपडेट कर लिया हुआ है, तो उसने 150 का गेन रिकॉर्ड किया था, वो भी रिवर्स कर देते हैं। IAS 40 की अकाउंटिंग रिवर्स। और इसको 150 गेन जो रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उड़ा देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गई और इसको यहां से खत्म करके पीपीई में 650 ले आते हैं। IAS 40 रिवर्स। अब ये बना पीपी और पीपी बना तो डेप्रिशिएट करेंगे। 650 की जिंदगी 20 30 डेप्रिशिएट करेंगे तो पीपी को भी डेप्रिशिएट करेंगे। और फिर पीपी को रीवैल्यू कर देंगे। नहीं कहा, नहीं कहा। पॉइंट नंबर 3, both companies follow a policy of measuring their investment property at fair value and PPE at revalued amount। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से नीचे उतारा, वहां से पीपी में गया और फिर रीवैल्यू कर दिया। और रीवैल्यू कहां तक कर दे, फिर 800 तक कर दे। दोबारा सुने। जीएल की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सारी अकाउंटिंग रिवर्स कर दी। अब वो रिवर्स की तो ये प्रॉपर्टी कॉस्ट पे आई, कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के पीपी में ले गए। अब उस 650 को डेप्रिशिएट किया और अब इसको रीवैल्यू करके वापस 800 तक पहुंचाना है। अब जब 800 तक पहुंचाएंगे तो ये रीवैल्यू होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। लेकिन रिवैल्यूएशन जो सरप्लस आएगा वो 800 माइनस 617.5 का 90 नहीं है, बाकी तो एनसीआई का है 164.25 और ये पीपी हो गया रीवैल्यू
बल्कि क्या, क्यों नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हटा के उसको पीपी में डाला है, बस 800 पे रखा है, बिल्कुल मिल जाएंगे। है वो लिखा तो है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन जीएल वॉज परचेज्ड ऑन इतना एंड रेंटेड टू डब्ल्यूएल, बस। हाँ जी, इधर कोई सवाल? क्या हुआ? डायरेक्ट 800 क्यों लिखा है? ना लिखे, 650 माइनस 37.5 30 प्लस 182 पॉइंट, ऐसे कर लें, ये लें। अगर वो पीपी में प्लस 800 की जगह ये लिखना है तो ये लिख लें। बस थोड़ा सा रह गया सवाल। है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 था, इसमें और था क्या? अब जो ए को बेचा है उस पर प्रॉफिट ले आते हैं और एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है, तो बस ठीक है, ये ए यही है 720 और एस यही है 2148.75। क्या जी, इन्वेस्टमेंट अपडेट नहीं कर रहे ना, अफजल तरीके से चल रहे हैं। ए बेचने लगे, एड शेयर इन वायल ए, कितना? 720 का 20%, 144, और फिर शेयर इन वायल एस 2148.75 इंटू, ये वायल है डबल एस है 92, 197685, और ये है, अच्छा लिखता हूं, ये वाला डबल 347.5, ये इधर चल रहा हूं, इधर आगे, इधर शेयर इन जीएल 1976 पॉइंट, नहीं सॉरी 3347.5 का 90%, 3012.75। अच्छा, और एक चीज रह गई थी, नेगेटिव गुडविल, 300। ये वाला कॉलम चल रहा है, अब ए बेचते हैं, अफजल तरीके से चल रहे हैं ना, तो ए बेचते हैं। हाँ ठीक है, ये 17 होगा,
क्लिक करें 17, बताता हूं उसकी वजह। 225, ये 17 है, 16 नहीं। बस आखिरी एडजस्टमेंट हो रही है, प्रॉफिट ऑन डीरेकग्निशन ऑफ एसोसिएट निकालने लगा हूं। हाँ जी, ए बेच रहे हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ ए बेच रहे हैं, ए एस बन रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे निकालें? एस बनाते हुए जो उसको अपडेट किया था इधर, पता नहीं किधर, गुडविल की वर्किंग में किया था। क्या किया था? 103 पॉइंट इंटू 17, 1759.5। बल्कि ये 16 होगा। अच्छा, बाकी जरा डब्बे बंद करें ताकि देखते हैं कि ये जो भी लाइव शो चल रहा है इसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा। ये बाकी डब्बे बंद कर दें जरा। पीपी 25,200, करंट एसेट्स 15,260, करंट लायबिलिटीज 12,560। एनसीआई एक एनसीआई है जीएल में और एक एनसीआई है वाईएल में। यार इधर उधर तो नहीं हो गए ना? है यहां सारे के हो गए इधर उधर? बस समेट रहा हूं सवाल। जीएल की एक्विजिशन डेट पे एनसीआई कितनी? 500। और वाईएल की एक्विजिशन डेट पे एनसीआई कितनी डॉलर्स में थी? 25.2 थी, लेकिन उसको रुपए कर लें 428.4। ये किया है 25.2 को 17 रुपए पे। रिटेन अर्निंग में हिस्सा, जीएल की रिटेन अर्निंग कितनी? 3347.5 पे 10%, और वाईएल एस वाला 214875 पे 8%। डबल 34.75, 171.9। फिर एक्सचेंज गेन पे इसका हिस्सा 1196.25 पे 8%। 95.7। बस थोड़ा सा रह गया। और एनसीआई में क्या? डबल एस वाला सवाल है।
इन्वेस्टमेंट जो माइनस करते हैं यार, इन्वेस्टमेंट कर देंगे माइनस कितनी 270 मिलियन रुपए क्या? यस सर। 17 इंटू 10%। रुपए भी तो करने हैं ना। कितना? 459 पॉइंट। बस क्या क्या रह गया? हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस 800 माइनस 617.5 का 10%, 18 पॉइंट। ज्यादा मुश्किल तो नहीं ना हुआ सवाल? $394 पॉइंट बस, और इधर 696 पॉइंट बस। तो एनसीआई बन गई 109। चलो शुक्र है। अरे बस लास्ट चीज है। अच्छा चलो अब वाकई वाली लास्ट। ये एसेट साइड का टोटल क्या बना? 41594। टोटल किया है कि पीछे से देखा? ठीक। चले ये अफजल तरीका देखें, लाइव हो रहा है पहली बार आपकी स्क्रीन पर। आज से पहले ये स्टंट कभी परफॉर्म नहीं हुआ। ये आज से पहले कभी स्टंट परफॉर्म नहीं हुआ। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्चुअली सोच रहा हूं कि अच्छा ये बैलेंस शीट में कितनी आ रही है? 1500 ना। तो 1500 में से हमने गुडविल की वर्किंग में कितनी लिखी? नहीं 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 नहीं, वो तो शेयर अपडेट किया है। अच्छा चलो एक चीज चेक करता हूं, ये कितना आ रहा होता? कितने पैसे लगाए थे इसने? कितने का खरीदा था? 75 इंटू 16 1200, और इसकी रिटेन अर्निंग में कितना हिस्सा लिया उधर? 144। कितना? 1344। कितना प्रॉफिट कमाया? 415.5। चलो देखते हैं 415.5। ये WL वाला सारा कॉलम
15184। तो ये तो टैली नहीं हो रहा। अच्छा इधर 16 करें जरा, 300 टैली हो गया ना। 15109 बस जबरदस्त। 15 पॉइंट ले जी, स्टंट पहली दफा परफॉर्म हुआ है और रिटेन अर्निंग्स आ गई 15.1। चले अफजल तरीका देखें दोबारा। पता नहीं अब ये हो गया है बहरहाल। जो पहले दिन रिकॉर्डेड था और जो आज बैलेंस शीट में आ रहा है उसका डिफरेंस गेन है, वो रिवर्स किया हमने। तो ये पहले दिन 16 पे रिकॉर्डेड था, ये पहले दिन 16 पे रिकॉर्डेड था, इसलिए ये 16 के हिसाब से रिवर्स होगा। ये वही चीज है जो हमने यहां ली है। ये अफजल तरीका है। पीछे जो सॉल्व किया हुआ है वो कमतर तरीका है, तो वो भी पीछे एक सोल्यूशन है, लेकिन ये भी नोट करिएगा। ये अफजल तरीका है क्योंकि ए टू एस हुआ है तो ए का बेचना माना जाएगा। जब तक ए रहा उसके प्रॉफिट्स और फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ ए। 41594 है जो कमतर तरीका है। कमतर तरीका यह है कि ए को गोल करें, बस पीछे जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड थी उसको अपडेट करें और जो अपडेशन है वो गेन यहां लिख दें। अस्तगफार कर लेना, बाद में हो जाएगा कवर। देखें आईकेएफ ने ना ये जो कमतर तरीका है ये को दो को दफा तो किया हुआ है और एंड रिजल्ट तकरीबन सेम आ जाता है, तो इसलिए गुजारा चलाऊ तरीका है। लेकिन मेरे ख्याल में अफजल तरीका ही फॉलो करें तो अच्छी बात है। हाँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। दो बातें बताता हूं। ये जो सोशल मीडिया पे लानत भेज के शेयर करते हैं और है जिसको शेयर करने से शैतान रोक रहा होता है, वो तो चलो कोई अच्छे काम भी होते हैं जिनको मुझे रोटी पे अल्लाह लिखा नजर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करें, और कौन कौन सच्चा आशिक फूल है शेयर करें इन फूलों को। ये तो चलो एक अलग साइड है। कुछ चीजें होती हैं जिसमें ना किसी के बारे में
कुछ बुरा लिखा हो, जैसे अगर आप किसी खास पार्टी से रिलेटेड हैं और आपकी मुखालिफ पार्टी अगर किसी एक पार्टी के फॉलोअर हैं और दूसरी पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ कोई पोस्ट आती है तो हम लोग फौरन शेयर करते हैं, फौरन, क्योंकि हमारे अंदर की ना वो नफरत होती है जो उसको आप फैलाना चाह रही होती है। अच्छा, इसी तरह से ये तो चलो सोशल मीडिया हो गया। गॉसिप्स हैं, आप लोग फर्म में हैं, आपको किसी सीनियर की कोई बात पता चली, आपको किसी कुलीग की कोई बात पता चली, किसी क्लाइंट की बात पता चली, और फिर जाके यार तुझे पता है, अब वो जो पता चला वो दूसरों को बता दिया। तो एक तो इस हवाले से मुस्लिम नंबर 8 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो सोशल मीडिया और ये जो फर्म्स के अंदर गपशप है, ये तो इससे भरी हुई है। तो आदमी के झूठा होने के लिए, और ऑब्वियसली औरत के लिए भी, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो एक तो ये कि मैं आप इससे रुकने की कोशिश करें। दूसरी बात जो ज्यादा खतरनाक लगती है मुझे, आर्टिकल्स में क्या क्या सीखा? गोली कराना। गोली कराना, गोली कराना क्या होता है? पेंडिंग करना, झूठ बोलना, इग्नोर करना, जान छुड़ाना, टाल देना। और इस सब के लिए जो भी बोला जा रहा है वो झूठ है, जो बोला जा रहा है वो झूठ है। अच्छा, कुफर करना क्या होता है? कुफर करना, लफ्ज कुफर करना, इनकार करना। लेकिन काफिर एक टिपिकल टर्म यूज हो गई जो अल्लाह से इनकार कर रहा होता है। नहीं, शिर्क तो मुशरिक है जो अल्लाह से इनकार कर रहा होता है। इसी तरह मुनाफिक, वैसे तो अगर सिर्फ टर्म यूज करें मुनाफिक, तो मुनाफिकत क्या होती है? दोगलापन तो है, लेकिन क्या मतलब दोगलापन? के अंदर यकीन कुछ और हो ना, और शो कुछ और करना, ये भी धोखे के मामले में आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर मुनाफिक की बात करें, जिसका दोज़ख में सबसे आखिरी दर्जा होना है, वो कौन है? जिनके दिल में ईमान नहीं है, ऊपर से मुसलमान है लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं है, और इनका दोज़ख में ना सबसे आखिरी दर्जा होना है, क्योंकि दोज़ख में भी लेवल है। सबसे आखिरी दर्जा मुनाफिकों का होना है। जब किसी बीमारी के बारे में कहा जा रहा हो कि इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, और अगर वो सिम्टम्स मेरे अंदर हैं, तो कंफर्म है कि वो बीमारी है? नहीं। लेकिन उन सिम्टम्स का होना इटसेल्फ एक खतरनाक बात है। क्यों खतरनाक बात है? कि अगर उन सिम्टम्स को दूर करने की कोशिश ना की तो फिर वो पक्की बीमारी हो सकती है। बुखारी किताबुल ईमान में से 33 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। अब इसको अपने प्रोफेशन पे लगा के देखें। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। अब तीनों बातों को अपने आर्टिकल्स में लगा के देख लें। हमारा प्रोफेशन भरा हुआ है इस चीज से। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए। आप लोग ऑडिटर जा रहे हैं, आप लोग ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको अमीन बनाया जा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जिस काम के लिए भेजा है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करें। चाहे वो आर्टिकल स्टूडेंट है जो ऑडिट के लिए जा रहा है, चाहे वो ऑडिटर है जो रिपोर्ट साइन करके दे रहा है, वो अमीन बनाया गया ना। अमीन कौन होता है? मतलब जिसको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। अपने प्रोफेशन पे फुल किस्म की तीनों लग रही होती हैं, आर्टिकल स्टूडेंट पे भी और प्रैक्टिसिंग लोगों के ऊपर भी। तो ये 3 अलामतें बताई अल्लाह के नबी ने। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। अब हमारे ईमान की कमजोरी क्या है? हमें लगता है इन तीनों के बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। हमें लगता है कि हमारा मजबूरी है, दुनिया में काम चलाना है, इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये ईमान की कमजोरी होती है। इसके बगैर सर्वाइव करेंगे तो वो अल्लाह नहीं चलाना है काम, और सर्वाइव नहीं कर सकेंगे मतलब लाखों करोड़ों नहीं कमा सकेंगे। यही मतलब है ना, वरना 40,000 कमा लो, चलो हलाल तो कमाए ना। तो हमारे प्रोफेशन के अंदर भरी पड़ी हैं चीजें। अब आप लोग क्या इस प्रोफेशन को छोड़ दें? नहीं, लेकिन आए ना, तब्दीली लेके आए, करें चेंज। अच्छा, इस पे ना इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वो अक्सर बच्चे मैसेज करके पूछते रहते हैं, इसका ये हल नहीं है कि आप टीचिंग में आ जाएं। ये हल नहीं है। मैं टीचिंग में रुका हूं किसी और वजह से, आया तो हासाती तौर पे था।
आते हुए तो कोई नेक नहीं था मैं कि वहां पर मुझे लगा कि इंडस्ट्री में पैसा सही नहीं है, मैं टीचिंग में आगे नहीं आया, मैं आसाती तौर पे था, लेकिन रुका इस वजह से हूं ये जो हो रही है। इसके अलावा और बाकी टीचर्स किस वजह से पता नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि अपने प्रोफेशन के अंदर गंद बहुत है तो टीचिंग में आ जाए, ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। आप आए, लाइन तब्दीली करें, चेंज प्रैक्टिसेस। सीए फर्म में रहना, करें ना साफ काम। जब सब लोग साफ काम करेंगे तो बस फिर काम हो गया साफ। कम से कम साफ काम करने की कोशिश कर ले, 50,000 महीना कमा के कम से कम सक्सेसफुल दुनिया से तो जाए ना। हम लोगों ने अपने ना स्टैंडर्ड्स बना लिए ज्यादा, और अगर हम करोड़ नहीं कमा पा रहे तो हमें लग रहा है जी मजबूरी है, हम मजबूर हैं करोड़ कमाने के लिए, झूठ बोलना पड़ता। ना कमाओ ना करोड़, ना ले मिलियंस की असाइनमेंट, छोटी असाइनमेंट्स कर ले। लेकिन हम ही लोग हैं जो प्रोफेशन को बुरा भी कहेंगे और फिर उस गंद में पड़े भी रहेंगे, और जब मौका मिलेगा तो निकलेंगे भी नहीं उस गंद से। तो ये 3 अलामतें हमारे पर बड़ी फिट हो रही हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।